सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन सरवानी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2020 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, ये वाला पेपर दूसरी बार हुआ था क्योंकि 2020 में 2 पेपर्स हुए थे। जो पहला वाला पेपर था उसको निरस्त कर दिया गया था, इसलिए ये दूसरा सेट हुआ था। ठीक है, और आज इसका दूसरे का भी हम लोग दूसरा पार्ट बना रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 में हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज पार्ट 2 में हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो समय को नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम अपना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इस पर जाके हमको फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों जगह पर आपको फायदा मिलेगा। इंस्टाग्राम में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां यानी कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं ना, वो क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः कब बदलेंगी? पुनः कब साथ में बदलेंगी? समझ में आया क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 3 ठो चौराहे हैं, ठीक है, और हर चौराहे पे बत्तियां लगी हैं, ट्रैफिक लाइट्स हर चौराहे पे लगी होती हैं। ठीक है, तो चलो वो चीज़ है। अब क्या कह रहा है कि वो जो बत्तियां हैं वो क्रमशः, मतलब एक बत्ती 48 सेकंड बाद बदलती है, दूसरी बत्ती है जो 72 सेकंड बाद बदलती है, जो तीसरी बत्ती है वो 108 सेकंड बाद बदल जाती है। हरी से लाल, लाल से हरी होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 8:20 पे ऐसा हुआ था कि तीनों बत्तियां एक साथ बदली थी। तो अब फिर से बताओ कि कितने समय बाद वो तीनों बत्तियां एक साथ बदलेंगी? तो चलो वही निकालना है। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न आए कि एक साथ बदलने वाला है तो इसमें क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या होती है जिससे सभी कट जाती है? वो जिस जो मतलब जो सभी से कट जाती है, ऐसी कौन सी संख्या होती है? लसा होता है ना। जब अगर कोई संख्या दी रहे कि जैसे बताओ कि ये जो मतलब ऐसी संख्या बताओ जो 2, 4, 8 सभी से कट जाए, तो कौन सी ऐसी संख्या हो? इन तीनों को क्या करेंगे, लसा निकाल लेते हैं। उसी तरीके से जब अगर कोई भी ऐसा प्रश्न पूछे कि जिसमें 3 बत्तियां हैं, 3 घड़ियां हैं, कुछ भी 3, 4, 5, 6 ऐसी चीजें हैं जो कहें कि कितने समय बाद फिर से बजेंगी या फिर से जलेंगी, ऐसा कुछ भी रहे कितने समय बाद एक साथ वाला, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ल से निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो चलो इसका क्या करेंगे, ल से निकाल देंगे। लेकिन ल से निकालने से पहले थोड़ा बहुत भाषा भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर ही क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला है, तो थोड़ा सा भाषा लिखते हैं। तो चलिए, जो भी आपके मन में आ रहा है जैसी भाषा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे ये वाली भाषा लिखनी पसंद है तो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखता हूँ। चलो, क्या है, 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः ये दी गई हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखो, सोल्यूशन दिया है 3 विभिन्न चौराहों पर बत्तियां बदलने का क्रम, विभिन्न चौराहों पर क्रमशः बत्तियां बदलने का क्रम या फिर बदलने का समय, बदलने का समय बराबर क्या है, 48 सेकंड ऐसे सेकंड, और क्या है 72 सेकंड तथा 108 सेकंड। ठीक है, ऐसे लिख लो। 3 विभिन्न चौराहों पर क्रमशः बत्तियां बदलने का समय 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड। ठीक है, तब तथा वे एक साथ 8:20 पर बदली थी। ठीक, 8:20 पर बदली थी। ये चीज दिया है। क्या दिया है कि 3 विभिन्न चौराहों पर क्रमशः बत्तियां बदलने का समय क्या है, 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड, तथा वे एक साथ कब बदली थी, 8:20 पर बदली थी। ठीक है, तब वो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, तब उन बत्तियों का, तब या फिर उन बत्तियों या फिर तब बत्तियों के पुनः साथ में बदलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो, तब बत्तियों द्वारा या बत्तियों के पुनः साथ में बदलने में लगा समय बराबर 48
72 तथा 108 का लस। ये चीज मैंने जबरदस्ती लिखा ना पड़ता है क्योंकि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप भाषा कुछ भी बना के लिख सकते हो, थोड़ा सा आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ लिखा रहे तो अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चन था, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो क्वेश्चन था वही जो कह रहा था भाई, वही हमने उतार दिया। क्या चीज पहले जो दिया है, क्या दिया है कि 3 विभिन्न चौराहों पर क्रमशः बत्तियां बदलने का समय क्या है, 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड, तथा वे एक साथ 8:20 पर बदलती हैं। ये 2 चीज दिया था, हमने दोनों को लिख लिया। अब तब बत्तियों के पुनः साथ में बदलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 48, 72 और 108 का लस है, यही तो होगा ना। तब बत्तियों के द्वारा या फिर बत्तियों का पुनः एक साथ बदलने में लगा समय क्या हो जाएगा, 48, 72 और 108 का लस है। तो ऐसे निकाल लो, 48, 72 और 108 का लस है, चाहे उधर निकालो चाहे यहाँ पे, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। क्या है, 48, 72 और 108 का लस है, निकालो। चलो किससे कटेगा, 2 से, तो 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 72 को काटोगे क्या आएगा, 36 आएगा, 108 को काटोगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो 12, यहाँ पे आया 36 का आया 18 दूना 36, और यहाँ 54 का आया 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो 2 छंग 12, 2 9 18, फिर ये 27 कटेगा नहीं, ला गया 2 3 6 9 और 27। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 1 के 3, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से काटो 1, 3 1 के 3, 3 3 9, ठीक है, फिर 3 से काटो 1, 1, 1, यानी कि लस बराबर क्या आया, लस बराबर क्या आ गया, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 हो गया, 1 2 3, 3 बार 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब निकाल लो क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 गुणे, अच्छा 16 16 48, 48 में 3 3 9 का गुणा कर दो। अब भाई चाहे जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 16 48, 48 तिहाई जो आए फिर उसमें 3 का गुणा करो, तो हम 3 तिहाई 9 इधर कर दिए, 48 इधर, तो गुणा कर लो, तो 9 और 72 का 2 यहाँ से लगे 7, 9 चौका 36, 36 7 7 6 13, 36 7 43, कितना होगा 43, यानी कि 432, तो 432 सेकेंड, ठीक है, 432 सेकेंड, क्योंकि ये जो समय दिया था क्या था, 48 सेकेंड था, 72 सेकेंड था, और 108 क्या था, वो भी सेकेंड था, तो जो भी लस आया वो किस में आया, 432 सेकेंड, अर्थात जो बत्तियां होंगी वो कब बदलेंगी, 432 सेकेंड बाद पुनः बदलेंगी। अब ऐसा करते हैं कि 432 को क्या करते हैं, मिनट में बदल लेते हैं, क्योंकि हमको समय में जोड़ना है। चलो अब ऐसा करो, ठीक है, इतने सेकेंड बाद बदलेंगे। अतः अब यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अपना समझ लेना। अतः बत्तियां या फिर तीनों बत्तियां, चाहे जो लिखो, बत्तियां लिखो चाहे तीनों बत्तियां, अपने से भाषा बनाओ ना, सीखा करो। अतः तीनों बत्तियां कितना आया है, 432 सेकंड बाद पुनः एक साथ बदलेंगी, एक साथ बदलेंगी, अर्थात क्या है, 432 सेकंड, तो अर्थात 8:20, अर्थात 8:20 के 8:20 सॉरी, ये बजकर 8:20 के 432 सेकंड बाद बदलेंगी, ठीक है, बाद एक साथ बदलेंगी। अब इसमें जोड़ दो, तो 8:20 में 432 सेकंड जोड़ो, तो 432 सेकंड क्या होता है, 420 प्लस 12, 420 प्लस 12, 420 सेकंड कितना होता है, 6 चौको 6 7 42, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड। तो 8:20 में 7:12 सेकंड जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 8 + 20, इधर 7 मिनट 12 सेकंड। देखो ऐसे लिख सकते हो, भाषा अपने से लिखना है कुछ भी, ठीक है। 8:20 के 432 सेकंड बाद बदलेंगी, अर्थात या फिर तब या फिर अतः, ऐसे अतः तब, चाहे जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो। अतः 8:20 + 7 मिनट 12 सेकंड क्या जाएगा, 8:20 7 27 मिनट और 12 सेकंड, तो ऐसे घंटा लिख दो, ठीक है, या इतने बजे, ठीक है, यही हुआ हमारा आंसर।
इतने बजे बदलेंगे, 8:27 पे फिर से दोबारा बजेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल भाषा जबरदस्ती का लिखा गया है। मैं खुद कह रहा हूँ क्यों जबरदस्ती का लिखा गया है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जैसा रोगी भाई वैसा वैद्य बताए, तो ये 2 नंबर का था, इसलिए हमने इसको लंबा सा खींच दिया। मेन इसमें पॉइंट क्या था भाई कि ल से निकालना है। जब भी पूछे कि कोई चीज इतने इतने बजे बजी थी साथ में, तो आप बताओ कि कितने टाइम बाद वो साथ में बजेगा, साथ में घूमेगा, साथ में पहुंचेगा। जैसे होता है ना 3 लोग पार्क में घूमना या फिर दौड़ना शुरू किए, तो कितने टाइम बाद वो लोग साथ में पहुंचेंगे इस पॉइंट पर, कितने समय बाद एक साथ क्रॉस करेंगे। ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 3-4 लोग दौड़ना शुरू किए, 3-4 घंटियां साथ में बजनी शुरू हुई, बत्तियां जलनी बुतनी शुरू हुई। तो ऐसी वाली जो भी क्वेश्चन होते हैं कि साथ में कब मिलेंगे, साथ में कब बजेंगे, तो साथ वाले में क्या करो, ल स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें भाषा लिखना रहता है, तो भाई अपने से कहानी बना लो कुछ भी। ये कहानी बनाना ही हुआ। जितना भी मैथ्स में देखिए जो भी भाषा लिखी जाती है ना, वो मेन होती है कहानी बनाना, ठीक है। मेन मैटर क्या होता है, 2-4 जो सूत्र लगते हैं 1-2, बस वही मेन होता है। बाकी ऊपर नीचे तो वो अपने से कहानी अपनी भाषा में बना सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बंधेज नहीं होता। तो इसमें हमने कहानी क्या बनाया, दिया था कि दिया है 3 विभिन्न चौराहों पर क्रमशः बत्तियां बदलने का समय इतना 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 है, तथा वे एक साथ इतने बजे बदली थी। तब बत्तियों के पुनः साथ में बदलने में लगा समय बराबर 48, 72 तथा 108 का लस। वही निकाला, लस क्या है, 432 सेकंड। अब इधर हमने भाषा लिखी, अतः तीनों बत्तियां 432 सेकंड बाद पुनः साथ में बदलेंगे, अर्थात 8:20 के 432 सेकंड बाद। अब चाहे ये वाली लाइन लिखो चाहे न लिखो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, अपना समझ के काट पीट देना, जो भी लाइन आपको अच्छी लगी, मेन समझना है आपको। अब 8:20 में 432 सेकंड जोड़ो, तो 8:20 में 432 सेकंड यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड। 432 सेकंड को जब हम मिनट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 420 सेकंड का आ गया 7 मिनट, और बचा 12 सेकंड, तो 7 मिनट 12 सेकंड। तो जब 8:20 के 7 मिनट 12 सेकंड बाद होगा तो कितना आएगा, 8:27 12 सेकंड, ठीक है। तो यही आ गया हमारा आंसर। तो मेन आपका ये है, 8:20 में 7:12 सेकंड ये जोड़ना, और यहाँ से ल से निकालना। 2 चीजें हैं, बाकी भाषा कहानी अपने से कुछ भी बना के लिख दो। ना समझ में आया हो आप दोबारा देख लेना कैसे कैसे कहानी बनाया है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। चलो, और जब से मैं मिटा रहा हूँ फिर से कि भाई इंस्टाग्राम टेलीग्राम कितनी बार बताऊं, जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पर आप हमसे सीधे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर जितने भी लोग पूछे रहेंगे सबका आंसर मिलता है, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर भाई जो पूछेगा मैं उसको सीधे से मैसेज, उसने मुझे किया, अब मैंने बच्चे को मैसेज कर दिया। अब बाकी लोग को तो पता नहीं चला क्या हम लोगों के बीच में बातचीत हुई। बाकी लोगों के लिए क्या रहेगा, टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, जो भी आंसर उसको दिया रहता हूँ बच्चे को, वो मैं फोटो खींच के टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ। तो वो सभी लोग देख सकते हैं कि हाँ किसी ने ये पूछा था और उसका ये आंसर होगा। क्योंकि अक्सर वही क्वेश्चन सभी बच्चों के पास जाते हैं कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो आप लोग इसमें साझा कर सकते हैं अपने विचारों को। बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही, जैसा लगे वीडियो आप लोग बताते रहा करिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कि 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। अब देखो भैया क्या है, ऐसे लिखो सोल्यूशन। मैंने क्या बताया है कि जब साथ साथ कब चक्कर लगाएंगे, एक साथ कब मिलेंगे, साथ में घंटियां कब बजेंगी, ऐसे वाले में क्या करना है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, ठीक है। ल से उसका निकालना रहता है। तो एक तो ये हो गया पकड़ने का तरीका। दूसरा, इसमें देखो प्रश्न में 2 तरीके बचे हैं, 2 तरीके। एक तो ये होगा साथ वाला, मैंने बताया कि जहां साथ वाला पूछे वहां पे ल से निकाल दो। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें देखो क्या कह रहा है कि कम से कम कितनी दूरी चलना है। तो जहां कम से कम आ जाए वहां भी क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त। लघु का मतलब देखो क्या होता है, लघुत्तम लघु माने होता है छोटा, और लघुत्तम माने छोटा से छोटा। तो वही कह रहा है ना, कम से कम यानी कि छोटा से छोटा। तो वो खुद ही कह रहा है कि ल से निकालो भाई। एक तो यहां से आपको हिंट मिल गया ल से निकालने का, और दूसरा मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है कि जहां पे एक साथ वाला काम है वहां पे ल से निकाल दो, ठीक है। तो मेन इसका क्या करना है, 50, 60, 90 और 100 का ल से निकालना है, ठीक है। तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कहानी बनाएंगे, क्योंकि 2 नंबर की क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं कहानी। कहानी क्या बनाते हैं कि 4 पहियों की परिधियां क्रमशः इतना 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 है। तो ऐसे करो, दिया है 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी,
90 सेमी, 100 सेमी है। ठीक है, चार पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी हैं। चलो आगे देखो क्या है। कम से कम कितनी दूरी चलने में पहियों साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। ठीक है, चलो क्या है, कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो साथ साथ पूरे चक्कर लगाने में चली गई कम से कम दूरी बराबर, ऐसे लिखो, देखो साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाने में पहियों द्वारा चली गई दूरी, ऐसे लिखो, साथ 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 पूरे 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 चक्कर लगाने, साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाने में पहियों द्वारा चली या फिर चलने वाली, पहियों द्वारा चली गई या चलने वाली कम से कम दूरी बराबर, अब ये बराबर के बाद यहाँ जगह नहीं तो नीचे लिखते हैं, दूरी बराबर, चलो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 50, 60, 90 तथा 100 का लस। ये मैंने भाषा बना लिया। ठीक है, जैसे प्रश्न कह रहा था, देखो प्रश्न क्या कह रहा था कि चार पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो मैंने क्या बताया, दो ट्रिक, एक तो जब पूछे साथ साथ वाला मामला हो तब लसा निकालते हैं, और दूसरा कम से कम वाला हो तब लसा निकालते हैं। तो इसमें दोनों हिंट है, चाहे जो आप एक चीज पॉइंट पकड़ लेंगे आपको पता चल जाएगा किसमें लसा निकालना है। लेकिन कहानी क्या बनाया हमने कि चार पहियों की परिधियां क्रमशः क्या है, 50, 60, 90 और 100 सेंटीमीटर है। पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तथा साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाने में पहियों द्वारा चली गई कम से कम दूरी कितनी हो जाएगी, 50, 60, 90 और 100 का लस। अब निकाल लो इसका लस। ठीक है, यही तो होगा ना, भाषा में यही तो लिखेंगे ना कि साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाने में पहियों द्वारा कम से कम चली गई दूरी क्या हो जाएगा, इनका लस है। तो ऐसे निकाल लो लस, 50, 60, 90 और 100 का लस। चलो काटो, 2 से काटो, कितना आएगा, 25 आएगा, 60 को काटोगे 30 आएगा, 90 को काटोगे 45 आएगा और 100 का क्या आएगा, 50। ठीक है, अब इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं, पढ़ा वढ़ा पढ़ने की, इतना तो आप लोग को आता होगा। चलो फिर 2 से करेंगे, 25 कटेगा नहीं तो 25 उतार लेंगे, 30 कट जाएगा, 15 आ जाएगा, इधर 45 भी नहीं कटेगा तो 45, 50 कट जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से कटने का काम खत्म, अब 3 से काटते हैं तो 3 से 25 कटता नहीं तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, और 3 से 45 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 25 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 से काटो, ये 25, ये 5, ये 3 पचे 15, ये भी 5 और 25 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 5 से काटो, पचम 25, 1, 1, पचम 25, फिर 5 से 1, 1, 1, यानी कि क्या आया, लस बराबर क्या आ गया, लस बराबर 2 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 5 गुणे 5, यानी कि 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 और 55 25, 36 में 25 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 छंगे 30 के जीरो हासिल लगे 3, 5 तिहाई 15, 3 18। ठीक है, और 36 दूना 72, जोड़ लो दोनों को, क्या आएगा, 0, 8 2 10 का जीरो हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9, कितना आ गया, 900। ठीक है, 900 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था ना, तो 900 सेंटीमीटर, यानी कि साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाने में पहिए कितने दूरी तय करेंगे, 900 सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब नीचे भाषा लिखना तो लिख दो कहानी। अतः चारों पहियों द्वारा साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाने में चली जाने वाली दूरी 900 सेंटीमीटर 900 सेमी होगी। ठीक है, ये तो आप इतना कहानी तो आप बना लेंगे ना। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये चार पहिए हैं, ये इतने इतने टाइम में अपने में घूमते, इतना इतना टाइम घूमने में लेते हैं, तो वो बताओ कि कम से कम कितनी दूरी बाद ये लोग एक साथ, सारे लोग साथ में पूरा चक्कर लगाएंगे। तो हमने बताया कि जब एक साथ वाली बात आए तब लसा निकाल दो, और जब कम से कम पूछे तब लसा निकाल दो। तो इसमें तो 2 हिंट कर रहा है, आप चाहे जो पकड़ के इसका लसा निकाल दो। जब हमने इन चारों संख्याओं का लसा निकाला तो आया 900 सेंटीमीटर। तब लिख दिए कि अतः चारों पहियों द्वारा एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाने में चली जाने वाली कम से कम दूरी 900 सेंटीमीटर
होगी। ठीक है, ये कहानियाँ तो हमने लिख दी थी कि चार पहियों की परिधियाँ क्रमशः ये हैं और साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाने में पहियों द्वारा चली जाए दूरी वो क्या हो जाएगी 50, 60, 90 तथा इसका लॉस है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे था। मेन आपको देखो जब ना आए परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे लसा निकाल के आंसर निकाल दो। ठीक है, कुछ तो नंबर मिलेगा भाई, 1-1.5 नंबर तो दे ही देंगे। और अगर आता है कहानी बनाना तो कहानी बना लो। वैसे मोस्ट ऑफ हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं, तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के होते हैं वो कहानियाँ बनाने में तो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप लोग को कहानी बनाने में कहीं कुछ दिक्कत होगा। चलो, तो भाषा मतलब बेसिकली आप भाषा अपने से लिख सकते हो, बाकी तो मेन मुद्दा है ल स निकालने का, वही ल स ही आंसर है। बाकी जो भी लिखना है दिया है नहीं दिया है वो अपने से लिख लेना। चलो आते हैं 14वां है। 14वां क्वेश्चन क्या है, सीधे से बोर्ड मास है, लिख देते हैं बोर्ड पे क्या है 72 भागे ऐसे बड़ा ब्रैकेट फिर क्या है 38 माइनस मझला प्रकोष्ठक 30 माइनस फिर छोटा कोष्ठक 30 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5 कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक भी बंद और बड़ा कोष्ठक भी बंद को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ठीक है, चलो अब ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन। एक बार जो भी क्वेश्चन है उसको उतार लेते हैं। क्या है 72 भागे बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 माइनस छोटा कोष्ठक 31 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5 छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, फिर आओ 72 भागे बड़ा कोष्ठक में 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 माइनस छोटा कोष्ठक कॉल करेंगे। पता है ना आपको इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बोर्ड मास का उपयोग करते हैं, BODMAS। किसी भी देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, किसी भी क्वेश्चन में हमको बोर्ड मास के नियम से ही चलना चाहिए। जैसे एक सड़क का नियम है कि हमें बाएं तरफ से ही चलना है, उसी तरीके से मैथ्स का नियम है कि जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी करते हैं उसमें हम लोग बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। बशर्ते जैसे हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई हाईवे में बीच में मत चलना, बाकी घर जो भी गांव का सड़क होता है कच्चा सड़क होता है उस पर कहीं भी चलो। उसी तरीके से ये हाईवे है और जब 1-2 हमको केवल जोड़ घटाना करना रहता है तो उसमें हमको याद नहीं आता कि बोर्ड मास का उपयोग कर रहे हैं। बाकी ये हाईवे है, बड़ी चीज है, तो उसमें हमको याद करना पड़ता है। तो बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। ठीक है, हमेशा बोर्ड मास का उपयोग करते हैं, बशर्ते ध्यान हम इसमें देते हैं क्योंकि ये बड़ा है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो बी से होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, ओ से होता है ऑफ, ऑफ यानी कि का, डी से होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर का को हल करेंगे, फिर भाग करेंगे, भाग के बाद करते हैं एम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा के बाद करते हैं एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़, और जोड़ के बाद करते हैं सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, सबसे लास्ट में घटाना किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोष्ठकों को तोड़ेंगे और कोष्ठकों में भी एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं, फिर रेखा कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक को, छोटा कोष्ठक के बाद मझले कोष्ठक को और सबसे लास्ट में मझले कोष्ठक के बाद सबसे लास्ट में हम लोग बड़े वाले कोष्ठक को तोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, रेखा तो है नहीं, हमारे पास क्या है छोटा है, तो पहले छोटे को तोड़ेंगे, फिर मझले को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद बड़े कोष्ठक को तोड़ेंगे। छोटे से बड़े की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलो तोड़ो इसको। क्या है माइनस, अब देखो छोटे कोष्ठक में भी 3-4 चीजें हैं। क्या है, गुणा है, भाग है, घटाना है। तो मैंने क्या बताया है कि पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो ऐसे लिखो 31 माइनस 60 में 4 का भाग दो, तो 4 के 4, 4 पंजी 20 यानी 15 बार जाएगा ना, 15 चौको 60 गुणे 5। ठीक है, 31 माइनस 15 गुणे 5 ऐसे बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। चलो इसको भी और करो, तो 72 भागे यहाँ पे 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 माइनस, अब चलो अब यहाँ घटाना है गुणा है, तो घटाना गुणा में क्या किया जाता है, सबसे पहले गुणा किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 31 माइनस घटाना और गुणे में क्या मैंने बताया कि घटाना सबसे लास्ट में होता है। देखो भाग गुणा जोड़ घटाना, तो भाग हो चुका, अब गुणा करेंगे, फिर जोड़ है नहीं तो जोड़ की कोई बात ही नहीं, फिर करेंगे घटाना। अब इसमें पहले गुणा कर लेते हैं, तो 15 पच्चे 75 यानी कि 31 माइनस 75। ठीक है, ऐसे बंद करो, मझला बंद, बड़ा बंद। चलो फिर आते हैं 72 भागे 38 माइनस मझला कोष्ठक 30 माइनस 75 में से 31 घटाओ, क्या आएगा देखो 75 में से 31 घटाओगे तो आएगा 5 में से 1 गया बचा 4, 4 और 7 में से 3 गया बचा 4 यानी कि 44। अब देखो माइनस 75 में से माइनस 31 गया, कितना बचा माइनस 44, माइनस 44 ही है और माइनस एक ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 44। ठीक है, प्लस 44 और ये मझला कोष्ठक देखो
75 में -75 में से 31 गया, -44 बचा, तो माइनस ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। चलो अब आते हैं यहाँ पे 72 भागे 38 माइनस 30 और 44 जोड़ दो, कितना होगा, 30 44 यानी कि 74, सॉरी 31 है यहाँ पे, 31 है, नहीं 30 है भाई, 30 है, सॉरी। 30 और 44 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 74, कितना हो जाएगा, -74, ठीक है, 44 30 74, तो ये हो गया। चलो तो 72 भागे 38 और 74, तो 74 में से 38 घटाओ, 74 में से 38 घटा दो, तो 14 में से 8 का बचा 6, यहाँ पे हुआ 6, 6 में से 3 का बचा 3, यानी कि कितना आया, 36, कितना आया, 36, और माइनस का 36 यानी कि -36। देखो -74 में से 38 गया, क्या बचा, -36। अब क्या करो, 72 में -36 का जब भाग दोगे तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, यानी कि -2, माइनस था तो माइनस आ जाएगा, तो -2 यही आएगा आंसर। ठीक है, ये तो आ गया हमारा आंसर। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया था ये, इसको सरल कीजिए। अब इसको क्या किया हमने, बॉड मास लगाया। बॉड मास क्या कहता है कि भैया सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ो, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक को, फिर उसके बाद ऑफ यानी कि का को हल करो, का के बाद करो भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो हमने वही किया, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा। अब ब्रैकेट में भी क्या है कि रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक। तो वही हमने किया, सबसे पहले छोटे कोष्ठक को तोड़ा। छोटे कोष्ठक में हमने देखा कि घटाना, भाग और गुणा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को किया, तो 60 में 4 का भाग दिया तो 15 आया, फिर उसके बाद किया गुणा को, तो यहाँ 15 पच्चे 75 आया, फिर गुणा के बाद यहाँ पे किया घटाने को। तो जब इसका काम, जब 75 में से 31 घटा दिए तो बचा -44, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जब छोटे ब्रैकेट का काम खत्म हुआ, फिर आए मझले ब्रैकेट पे। मझले ब्रैकेट में जोड़ करना था, 44 में 30 जोड़ना था, 74 आ गया, फिर मझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बचा बड़ा ब्रैकेट। तो बड़ा ब्रैकेट में 74 में से 38 घटाया, क्या बचा, 36 बचा, -36। अब 72 भागे 36, 72 भागे -36। अब -36 का जब इसमें भाग देंगे तो 36 दूना 72 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस था तो -2, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलो अब आओ अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि प्रश्न संख्या 15 पर। ठीक है, चलो, ओहो मिट जा भाई, मिटने में बड़ा टाइम लेता है, डस्टर से तो मिटता ही नहीं। मेरे पास डस्टर, आप लोग सोचते होंगे सर कपड़ा क्यों यूज़ करते हो, उससे सफाई नहीं आती ना डस्टर से। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। भाई इसमें तो मतलब कि 3 ठो आ गए ल से म से वाले चैप्टर से, वाह। मतलब कभी कभी 1 आएगा तो कभी कभी 3 दे देगा। चलो खैर, पीएनपी की तो क्या ही कहें, ऐसा लिखो सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा, क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो मैंने क्या बताया है कि जब बड़ी से बड़ी पूछे तो महत्तम, महत्तम माने कि बड़ी से बड़ी, नाम ही में है, महत्तम का मतलब ही होता है बड़ी से बड़ी। तो जब बड़ी से बड़ी पूछे तो महत्तम, और जब छोटी से छोटी पूछे तो लघुत्तम। लघु माने छोटा, लघुत्तम माने छोटा से छोटा। तो नाम से ही आप पकड़ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, म स निकालना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो म स निकालना है। लेकिन जिसमें 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। क्या कह रहा है, 1, 3 और 5 शेष बचे। चलो तो यहां पे क्या लिखो, अभीष्ट संख्या से भाग देने पर, अभीष्ट संख्या से भाग देने पर। अब देखो इसमें है क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचाना है। देखो अब इसमें हमको क्या निकालना, बड़ी से बड़ी है तो म स। अब म स ऐसी संख्या होती है जिससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, जिससे जो संख्याओं का म स होता है वो पूरी तरीके से कट जाता है। ठीक है, उसमें तो कुछ भी शेष बचता नहीं है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 1, 3 और 5 क्रमशः शेष बचाना है, जबरदस्ती हमको शेष बचाना है। तो जब हमको शेष बचाना है, मतलब इसमें क्या है, शेष रहे, इतने पर भाग देने पर क्रमशः इतना शेष रहे। तो ये तो यानी कि ये वाली क्या संख्याएं हो गई, जो ये 49 और 59 और 109 है, उसमें क्या है, इतने शेष बच रहे हैं। तो हमको मेन संख्या निकालना है। ठीक है, अतः अभीष्ट संख्या से भाग देने पर, इतने अभीष्ट संख्या से भाग देने पर 49 में 1 शेष बच रहा है, अतः संख्या
बराबर 49, 49 माइनस 1 बराबर 48। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, 59 में भाग 59 में देखो अभीष्ट संख्या से भाग देने पर 49 में 1 शेष बच रहा है, अतः संख्या बराबर 49 माइनस 1 48 हो गई। 59 में कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 59 में 3 शेष बच रहा है, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा 59 यानी कि 59 माइनस 3, 59 में से 3 का कितना बचा 56। ठीक है, अब तीसरा क्या है, 109 में 5 शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है, अतः 109 में 5 शेष बच रहा है, अतः संख्या बराबर 109 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 104। समझ में आया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, म स निकालेंगे, 48, 56 और 104 का। देखो यही थोड़ा सा भाषा सोचने में हमको टाइम लग गया कि किस भाषा से आपको समझाएं। सिंपल सा था कि मैं स निकालना, इसको घटाकर नहीं निकालना, लेकिन लिखें किस रूप में, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखो भाई क्या है कि हमने लिखा कि अभीष्ट संख्या से भाग देने पर, इसमें देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो संख्या बताइए जिससे इसमें भाग देने पर इतना 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 शेष बच रहा है। तो हमने लिखा कि अभीष्ट संख्या से भाग देने पर 49 में 1 शेष बच रहा है। क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि क्रमशः मतलब क्रम से 49 में 1 शेष बच रहा है, अतः संख्या क्या हो गई 49 माइनस 1 यानी कि 48 जो है वो पूरी तरीके से कटेगा। 59 में 3 शेष बच रहा है, 59 में जब भाग देते हैं तो 3 शेष बच रहा है, यानी कि हमारी मेन संख्या क्या थी 3 शेष बचा है, यानी कि मेन संख्या क्या थी 56 थी। जब वही 56 में 3 जोड़ दिए थे वही हमारा 3 बच रहा था। अब इधर 109 में 5 शेष बच रहा है, अतः संख्या क्या हो जाएगी हमारा 109 में से 5 गया 104, यानी कि ये 3 संख्याएं पूरी तरीके से कट रही हैं। ठीक है, ये 3 संख्याएं पूरी तरीके से कट जाएंगी। अब उसमें ये लोग जबरदस्ती 3, 5, 1 ये जोड़े थे, इस वजह से इनमें इतना इतना बच रहा था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो बच रहा है तो घटा दो, सिंपल सा। अगर वो बच रहा है तो उतना घटा दो, जो एक्स्ट्रा है वही तो बच रहा है ना, तो एक्स्ट्रा उतना घटा दिए हम। ठीक है, तो वही चीज है और कुछ नहीं करना है, जितना एक्स्ट्रा था वही बचा दिए, घटा दिए। तब 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 अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या, ठीक, अभीष्ट संख्या बराबर 48, 56 तथा 104 का म स। तब अभीष्ट संख्या बराबर 48, 56 तथा 104 का म स। अभीष्ट संख्या वही है। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसका और इसका म स। तो निकाल लो, 48 का और 56 का और 104 का म स निकालो। तो क्या करेंगे, 48 से पहले क्या करेंगे 56 में भाग देंगे। चलो भाग विधि से निकालते हैं तीनों का म स। तो 48 1 के 48, कितना बचा 8 बचा। अब क्या करेंगे 8 से 48 में भाग देंगे, 8 45, 8 छंग 48, 6 बार में चला गया, 48 यहाँ पे कट गया, यानी कि 56 और 48 का म स कितना आया 8 आया। ठीक है, 56 और 48 का म स कितना आया 8 आया। इतना तो आप लोग जानते हैं ना कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या लेते हैं, फिर सबसे छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो 48 से 56 में भाग दिए तो गया 48 1 के 48, 8 बचा। फिर उस 8 से क्या करेंगे, इससे देखो इसमें भाग दिया जा चुका है, अब ये बचा है तो इसमें भी भाग दे लेते हैं। जब इसमें भाग दिए तो ये भी पूरी तरीके से कट गया। तो जब दोनों लोग पूरी तरीके से कट गए यानी कि हमको पता चल गया कि इन दोनों का म स क्या हो गया 8 है। अब इसमें एक संख्या ये बची हुई है 104। अब देख लेते हैं 104 भी अगर कट जाए तो तीनों का हो जाएगा। तो 8 से अब क्या करेंगे, ये वाला बचा है तो इसमें भी भाग दे लेते हैं 104 में। तो भाग दो 8 के 8, ये 10 में से 8 गया कितना बचा 2, और ये 4 था उतर गया 8 3 24। तो ये भी कट गया ना पूरी तरीके से, यानी कि म स बराबर कितना हो गया 8। अतः ऐसे लिख दो, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 8, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो ये वाला जो पेपर है ना आपको कंफ्यूज कर सकता है कुछ नहीं, इसमें सब ल स म स आया है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है। देखिए पहले समझिए क्या है कि अभीष्ट संख्या से भाग देने पर 49 में 1 शेष बच रहा है, यानी कि संख्या बराबर 48 हो गई। 59 में 3 शेष बच रहा है, यानी कि संख्या बराबर 56 हो गई। 109 में 5 शेष बच रहा है, यानी कि संख्या बराबर 104 हो गई। अब जब ये चीज हो गई और क्या कह रहा है कि इससे भाग देना, तो भाग किसी कॉमन चीज से। अब इसमें क्या कह रहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि इसका हमको क्या करना है म स निकालना। तो हमने लिख लिया कि तब अभीष्ट संख्या बराबर 48, 56 तथा 104 का म स। तो जब म स निकाले तो क्या आ गया, म स 8 आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
अब मैं फिर से कह रहा हूं, भाषा लिखना ना आए तो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, आप लोग सीधे से मौसा निकाल देना, क्योंकि यहां से आप पकड़ तो इतना तो पकड़ पा रहे हो ना कि मौसा निकालना है, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है यानी कि मौसा निकालना है, छोटी से छोटी पूछता है तो लसा निकालना है, तो इतना भी कर दोगे ना तब भी नंबर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब भाषा लिखना आ रहा है तो लिख देना। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु बताइए। एकदम इजी है, इसको तो उड़ा दोगे आप लोग। चलो क्या कह रहा है, पहले ऐसे लिखो, दिया है या फिर छोड़ो, क्या कह रहा है, दिया है नहीं, इसमें ये लिखोगे कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो ऐसे लिखो कि माना राहुल की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, इसमें कुछ दिया तो ऐसे है नहीं कि डायरेक्ट दिया हो, तो माना राहुल की आयु बराबर क्या है, x वर्ष। तब रमेश की आयु बराबर क्या है, तब रमेश की आयु कितनी है, 4 गुना x। यही तो कह रहा है ना कि जो रमेश की आयु है वो अपने पुत्र, अपने बेटे राहुल की आयु से, राहुल की उम्र से 4 गुना है। तो मान लिया कि माना राहुल की उम्र x साल है, तब रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुना x। 4 गुना है ना, तो 4 गुना x यानी कि 4x। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे देखो, आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। क्या कह रहा है, ऐसे लिखो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले क्या थी, 5 वर्ष पहले जो राहुल की आयु है, 5 वर्ष पहले लिखो राहुल की आयु। ठीक है, चाहे रमेश की आयु पहले लिख लो, चाहे राहुल की आयु लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 वर्ष पहले राहुल की आयु बराबर, राहुल की आयु आज के समय में कितनी है, x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 साल। अरे भाई, आज के समय में अगर 5 साल का है, मतलब कुछ भी साल का, 5, 10, 50 साल, कितने का भी, आज के समय में अगर x साल का है तो 5 साल पहले कितना था, x में से 5 घटा देंगे। तथा रमेश की आयु, इसमें से भी 5 घटा देंगे, रमेश की आयु बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5। भाई आज के समय में राहुल x का है और रमेश 4x का है, तब 5 साल पहले राहुल कितने का था, x माइनस 5, मतलब इसमें से भी 5 घटा दिए और रमेश में से भी 5 घटा दिए, 4x माइनस 5। तब प्रश्नानुसार ऐसे लिखो, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कि रमेश, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु जो है वो राहुल की आयु से 9 गुनी थी। क्या है, जो रमेश की आयु है, ये राहुल क्या कह रहा है कि रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी, तो रमेश की आयु क्या है, 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 बराबर राहुल की आयु कितनी है, x माइनस 5। और क्या कह रहा है कि जो रमेश की आयु है वो राहुल की आयु की 9 गुनी है, 9 गुनी यानी कि 9 का गुणा कर दो, तो 4x माइनस 5 बराबर, यहाँ पे 9 का गुणा अंदर होगा तो 9x और 9 बचे 45, 9x माइनस 45। तो संख्या एक तरफ ले जाओ और x एक तरफ, तो 4x, 9x इधर गया तो माइनस 9x बराबर माइनस 45, और 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 5। तो 9x में से 4x गया कितना बचा, माइनस 5x बराबर 45 में से 5 गया कितना बचा, माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, 40/5, 5 एकम 5, 5 नौ 40, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 8। अतः ऐसे लिखिए, अतः x क्या है, राहुल की आयु, अतः राहुल की वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष। राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष। तब रमेश की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना x है, 4 गुना x यानी कि 4 गुना x कितना है, 8 वर्ष, 4 गुना 8 बराबर 8 चौका 32 वर्ष। यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा था कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। ठीक है, तो मान लिया कि माना राहुल की आयु बराबर x, तब रमेश की आयु कितनी होगी, 4 गुना है, यानी कि 4 गुना x यानी कि 4x। फिर अगली लाइन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। तो पहले हमने निकाल लिया कि 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, आज के समय में x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5,
और रमेश की आयु भी 4x - 5, दोनों में से 5-5 घटा दिया क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पहले जो रमेश की आयु थी वो राहुल की आयु की 9 गुनी थी। तो रमेश की आयु कितनी है? 4x - 5 और राहुल की आयु कितनी है? x - 5। तो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि 9 का गुणा कर दिया। फिर उसके बाद जब हल किया तो x बराबर 8 आया। अब x क्या है? राहुल की वर्तमान आयु है, अतः राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 8 वर्ष। तब रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 4 गुणा x, यानी कि 4 गुणे 8, 8 चौका 32 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर। तो आंसर नंबर 16। अब आते हैं 17वें नंबर के प्रश्न पे। 17वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखो, बारंबारता सारणी है, इसमें कुछ नहीं है, केवल बारंबारता सारणी बनानी है। चलो बारंबारता सारणी देख लेते हैं क्या है। आज वाले पेपर में जानते हैं क्या है? भाषा लिखनी है ज़्यादातर, ठीक है यार। पता नहीं क्यों बार बार रिकॉर्डिंग रुक जाती है, बड़ी समस्या आ रही, बार बार फ्लो टूट जाता है। जो आप बीच बीच में आपको कट्स दिख रहे होंगे ना कि वीडियो में बीच बीच में कट्स क्यों आ रहे हैं, वो यही है कि रिकॉर्डिंग रुक जा रही, समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से। हो सकता है कोई टेक्निकल खराबी होगी, उसको देखते हैं। और सोचिए, मतलब आप लोग को लगता होगा ना कि गुरुजी आराम से बस दिन में बना देते हैं वीडियो। इस टाइम पे जान रहे हो टाइम क्या हो रहा है? जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो घड़ी में, देखो 1:20। ये रात का है टाइम, ये देख लो आप लोग, 1:20 रात के टाइम पे दुनिया सो रही है, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और 1:20 हो रहे हैं। अभी मुश्किल से अभी 2 सवाल हैं, तो 2 सवाल में 15-20 मिनट ये लगेगा। उसके बाद से फिर उसके बाद जो भी टूटे हुए भाग हैं, जो भी कई टुकड़ों में वीडियो बनी है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। उस जोड़ के रेंडर करने में कम से कम 1 घंटे जाएगा। 1 घंटे 45 मिनट रेंडरिंग में जाएगा, उसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक एडिटिंग में जाएगा। जो ये पूरा गुड़गोबर हो चुका है, इतना बार बार कट चुका है, तो उसको जोड़ने में फिर उसके बाद मतलब अभी भी कम से कम 2, सवा 2, 2.5 घंटे का मेहनत है। उसके बाद फिर अपलोड करने में लगभग 3-3.5 GB का ये फाइल बनेगा, तो उसको अपलोड करने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटा 35 मिनट, मतलब 3 घंटे का भी काम है। 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 20 मिनट 25 मिनट, देखो 1:30 बज रहा है, 3 घंटे और जोड़ लो इसमें, यानी कि 4:30 बजे, 4:30 बजे ये वीडियो अपलोड होगी। तब थंबनेल दुनिया भर का जो रहता है वो तो हो जाता है, चलो कोई बात नहीं है। तो इतना करने के बाद अब 4:30 बजे मैं कहीं सोऊंगा, 4:30 बजे सोऊंगा, फिर दिन में उठना है, फिर दिन में अपना दुनियादारी काम। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को लगता होगा ना गुरुजी एकदम खाली बैठे हैं, कुछ भी, तो भाई काम रहता है। ये बस ऐसे ही बता दिया, बार बार थोड़ा सा थक गया था, बार बार ये कई बार रुका है वीडियो, ठीक है। ये 17वां नंबर का क्वेश्चन मैं कई बार डाल चुका हूँ, इस बार तो मिटाया ही नहीं कि चलो डला रहने दो, ठीक है। तो उसके बाद देख लो समय, चलो शुरू करते हैं, समय नहीं गंवाते हैं। क्या है? दुनिया सो रही है, सब लोग, अगर आवाज़ कहीं जा रही होगी वैसे तो कहेंगे कौन है चिल्ला रहा है, ठीक है। चलो, क्या है कि निम्नांकित संस्थानों देख लो, निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो संख्याएं क्या दिया हुआ है कि सॉल्यूशन क्या है? संख्याएं क्या दी हैं? संख्याएं लिख लीजिए, संख्याएं लिख लीजिए। क्या है? 16, 15, फिर 16, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 14, फिर 16, 13, 15, 12, 15। एक बार मिला लेते हैं, 16, 15, 16, 12, 13, 15, 14, 16, ठीक है, फिर 13, 15, 12, 15, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं हैं। अब क्या करते हैं, जब भी हम बारंबारता सारणी बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले उन संख्याओं को क्या करें कि आरोही क्रम में लिख लिया जाता है। तो चलिए आरोही क्रम में लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, तो लिख लो आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 12 है, तो ये 12 एक हो गया, और 12 ये भी है, तो एक और 12, फिर 12 कहीं है? नहीं है। चलो फिर 13 पे आते हैं, 12 का काम खत्म, फिर 13 पे आते हैं। 1 13, 2 13, हाँ तो 2 तो 13 हो गए, 13, 13। अब उसके बाद 13 का काम खत्म हो गया, फिर आते हैं 14 पे। 1 14 है ना, बस केवल एक ही 14 है, फिर आया 1 ठो 14। फिर 15 पे आते हैं, 1 2 3 4, 4 ठो 15 है, 1 2 3 और 4, 4 ठो 15 हो गए। अब उसके बाद 16, 1 है, 2 है, 3 है, 3 ठो 16 हो गए, 16, 16, 16, ठीक है। टोटल संख्याएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सारी संख्याएं हमने
उतार लिया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये जो संख्याएं हैं उन संख्याओं की सेपरेटली बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसा तो कहा नहीं कि आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए इतने का वर्ग अंतराल लेके या कुछ भी। तो हर एक संख्या का इंडिविजुअली हम लोग बारंबारता सारणी बनाएंगे। अरे कुछ नहीं है भाई, आसान है। देखो ऐसे बना लिए, इधर लिखे ऊपर जो हम लोग वर्ग अंतराल लिखते थे इस जगह पे क्या लिखेंगे, संख्या। क्या लिखेंगे, संख्या, क्योंकि इन संख्याओं की बारंबारता सारणी बनानी है अलग से। ठीक है, तो संख्या, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता, और तीसरा कॉलम क्या बनाते थे, टैली चिन्ह। ठीक है, टैली चिन्ह। तो चलो ये जैसे बनाते थे वही लिख लिए। जो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखते थे इस वाली जगह पे यहाँ पे लिखेंगे संख्या, क्योंकि इन संख्याओं का अलग अलग से हमको बारंबारता सारणी बनानी है। तो चलो पहली संख्या क्या है, 12 है, तो ऐसे संख्या 12 लिखो। अब 12 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 डंडा, फिर एक ये भी है तो 1 दो डंडा हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बारंबारता क्या हो जाएगी, 2। फिर अगली संख्या क्या है, 13, तो ऐसे संख्या लिखो 13, संख्या लिखो 13, और देखो 1 है तो ये, फिर ये दूसरा, फिर एक और डंडा, बस 2 ही है ना, तो यानी कि यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, टैली चिन्ह का मतलब यही होता है, टैली चिन्ह जिसे मिलान चिन्ह भी हिंदी में कहते हैं। तो मिलान चिन्ह का मतलब यही होता है कि वो जब भी जो भी है उसको मिलाते जाओ। जैसे 1 था, 1 13 मिला 1 डंडा, फिर दूसरा 13 मिला 2 डंडा। अब देखिए 13 नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब अगला आते हैं 14 लिखते हैं, 14। चलो 14 कितना है, 1 ही है, तो 1 डंडा, और यहाँ पे बारंबारता 1। अब आते हैं अगली संख्या क्या है, 15 है, तो ऐसे संख्या 15 उतारो, और यहाँ पे देखो 1 है तो 1 टैली चिन्ह, फिर एक और 15 है तो 1 और डंडा खींच दिए, फिर यहाँ पे एक और खींच दिए, फिर यहाँ पे एक और 15 मिल गया तो 1 और डंडा खींच दिए। 4 डंडे हो गए, यानी कि बारंबारता कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब आते हैं 16 पे, अगली संख्या 16 है ना। 16 देखो 1 16 तो 1, फिर एक 16 मिला, फिर एक और डंडा ऐसे खींच दिए, फिर यहाँ पे एक और 16 मिला तो एक और डंडा खींच दिए, यानी कि टोटल कितने हो गए डंडे, कितने हो गए, 3। तो समझ में आया, टैली चिन्ह का मतलब यही होता है कि ढेर सारी संख्या है तो भूलो ना आप उसमें गिनने में कि हाँ यार ये कहाँ कहाँ गया, तो जितने मिलते जाए उसको उतने डंडे खींचते जाओ। तो ये हो गई हमारे टैली चिन्ह, इधर आ गई बारंबारता, ये हो गया संख्या, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, जैसे उसमें हम रेंज मानते थे ना, 5 से 10, 10 से 15 या फिर 10 से 20 ऐसे वाला, तो इसमें रेंज नहीं, इसमें बोल रहा संख्याओं, निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो इन संख्याओं की इंडिविजुअली हमने बना दी, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, यही संख्या थी, 12 13 14 15 16। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज है, समरूप है, और उसमें दिया है, ऐसे लिखो सोल्यूशन, जितना पढ़ने में टाइम लगा है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC की भुजा ये इतना इतना है, तो भुजाओं को, शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। चलो पहले चित्र जो दिया है, पहले चित्र बना लो। ऐसे दिया है कि 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, एक त्रिभुज AB और C, और दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR। दूसरा त्रिभुज क्या है, PQ और R। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हैं। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज जो ABC की AB भुजा है वो 2 सेमी है, जो AB है वो कितना है, 2 है। ठीक है, 2 सेमी, और BC कितना है, 3 सेमी। BC कितना है, 3 सेमी। अब सभी के आगे सेमी ऐसे लिख लो। ठीक है, अब उसके आगे और क्या कह रहा है, AC जो है वो कितना है, 2.8, यानी कि AC कितना है, 2.8। जो दिया है पहले लिख लो। और त्रिभुज PQR की जो QR भुजा है वो कितना है, 1.5, यानी कि 1.5 सेमी। ये क्या है, 1.5 सेमी QR, ये वाली भुजा, ये कितना है, 1.5 सेमी। तब त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। देखो ABC की तीनों भुजा दिया है, AB बराबर 2, BC बराबर 3 और AC बराबर 2.8। त्रिभुज PQR में केवल एक भुजा दिया है, QR दिया है, बाकी पूछ रहा है कि बाकी की भुजाएं ज्ञात कीजिए, बाकी शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि बाकी भुजा कौन सी बची है, PQ बचा है और PR बचा है। एक दे ही दिया है, 2 यही बचा है, तो यही को हमको ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या है, समरूप हैं। क्या है, क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार, या फिर ऐसे लिखो, त्रिभुज ABC तथा, ऐसे लिखो, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, इसलिए AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ये चीज आप जानते हो ना। देखो समरूप का क्या होता है, उदाहरण नहीं, क्या होता है परिभाषा। समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं
जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजाएं यानी कि जितना ए बी बटा पी क्यू आएगा, यानी कि ए बी की बटा ए बी की संगत भुजा क्या है, संगत यानी कि उसके सम्मुख वाली, उसके साथ वाली, तो ए बी की संगत भुजा क्या है, पी क्यू है। तो जितना ए बी बटा पी क्यू आएगा उतना ही बी सी बटा क्यू आर आएगा और उतना ही ए सी बटा पी आर आएगा। ठीक है, मतलब बटे में अगर करेंगे तो बड़े वाला बटा छोटा वाला, बड़ा वाला बटा छोटा वाला, बड़ा वाला बटा छोटा बराबर, वो तीनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो चलो ये होता है, ये जो होते समरूप त्रिभुज की परिभाषा में ही होता है कि अनुपात बराबर होता है, यानी कि एक त्रिभुज बटा दूसरा त्रिभुज उतना ही आएगा, तीनों संगत भुजाएं बराबर ही आएंगी। आप लोग देख लो, तो ए बी बटा पी क्यू, तो ए बी कितना दिया है, ए बी कितना है 2 बटा पी क्यू, ए बी की संगत भुजा क्या है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर क्या है नहीं मालूम है, तो ऐसे पी क्यू लिख लो, बराबर बी सी देखो कितना है, बी सी कितना है 3 सेमी, तो ऐसे 3 लिखो। ठीक है, BC कितना है देखो, BC 3 है और QR कितना है 1.5, तो ऐसे 1.5 लिख लो। अब देखो 3 चीज मालूम है, PQ अब निकालना है, तो चलो तिर्यक गुणा करो, तो 1.5 में 2 का गुणा हुआ तो कितना आ गया, अब ऐसे लिखो, ये यहाँ पे ऐसे लाइन है। ठीक है, नीचे जगह नहीं इसलिए, तो 1.5 में 2 का गुणा करो कितना आ जाएगा 3, अरे 1.5 दूना 3 बराबर 3 गुणा PQ, 3 गुणा PQ, तो PQ बराबर क्या आ जाएगा 3 बटा 3, 3 बटा 3, यानी कि एक कट गया तो 1 आया, तो PQ बराबर क्या आ गया 1 सेमी, क्या आ गया PQ बराबर क्या आ गया 1 आ गया। चलो अब देखो हमको ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये ज्ञात करना है। ठीक है, PR ज्ञात करना है, तो चलो ये भी बना लो, AC ऐसे लिखो, तथा लिख दो, तथा AC बटे PR, AC बटे PR बराबर, अब चाहे AB बटे PR PQ कर दो, चाहे BC बटे QR कर दो, चाहे जो लिख दो, तो चलो BC बटे QR। ठीक है, तो AC कितना दिया है, AC कितना दिया है 2.8, तो 2.8 बटे PR कितना है वही तो ज्ञात करना है, तो ऐसे लिखो PR बराबर BC कितना है 3, तो ऐसे लिखो 3 बटा QR कितना है 1.5, तो 1.5, चलो कर दो, ऐसे काटो, 1.5 दूना 3, अरे 1.5 दूना 3 होता है ना, तो अब कर दो PR गुणा 2, यानी कि 2 गुणा PR बराबर 2.8 गुणा 1 यानी कि 2.8 ही, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर 2.8 बटा 2, काट दो कितना आएगा 1.4 सेमी, यानी कि ये कितना आ गया 1.4। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं है इसमें, ये चित्र दिया है और ये इसमें मान दिए हैं। ठीक है, कि एक त्रिभुज ABC है, वो इतना है 2, 3, 2.8 है, और दूसरा त्रिभुज क्या है PQR है, और उसमें एक मान हमको 1.5 दिया है, और कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। और हम लोग समरूप की परिभाषा जानते हैं कि समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं, या फिर समरूप त्रिभुजों में, चाहे जो कहो, समरूप त्रिभुजों में उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो संगत भुजाएं यानी कि जैसे AB की संगत भुजा PQ है, यानी कि AB बटा PQ जो होगा वो BC बटा QR और PR और AC बटा PR के बराबर होगा, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज के बटे में छोटा वाला त्रिभुज का भुजा करोगे तो वो हमेशा बराबर ही आएगा। जैसे AB बटा PQ वो किसके बराबर होगा, BC बटा QR वो, और ये किसके बराबर है AC बटा PR, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का बटे छोटे वाले त्रिभुज, मतलब ये जान बड़ा वाला छोटा वाला मतलब नहीं, एक त्रिभुज बटा दूसरा त्रिभुज, एक त्रिभुज बटा दूसरा त्रिभुज, एक त्रिभुज बटा दूसरा त्रिभुज, ये दोनों बराबर ही आएंगे। तो एक बार हमने AB बटा PQ बराबर BC बटा QR रख दिया तो हमको PQ का मान ज्ञात हो गया, और दूसरी बार हमें ये बराबर AB, दूसरी बार हमने BC बटा QR बराबर AC बटा PR रख दिया, तो इससे हमको क्या मालूम हो गया, PR का मान मालूम हो गया। ठीक है, तो यही सूत्र हमने लगाया, अरे तीनों को बराबर में रख के हमने ये दोनों को मान निकाल लिया। अरे यार साफ साफ देखो, अगर एक नंबर में भी आ जाए ना तो कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, हम जानते हैं कि इसका रेशियो बराबर होता है, ये 1.5 है, ये 3 है, यानी कि 1.5 दूना 3, यानी कि बड़े वाले के आधा है, बड़ा अगर 3 है तो ये छोटा वाला 1.5 है। अब देखो इधर ये 2 है तो ये कितना आया 1 आया, यानी कि ये भी इसका आधा है, इधर ये 2.8 है तो ये कितना है 1.4, तो 1.4 दूना 2.8। तो अगर एक नंबर में भी आया ना, जैसे SSC या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, तो एकदम सिंपल है। अब इसी की ये सब पूरा कहानी, राम कहानी पूरा लिखे हैं, जबकि मतलब कुछ नहीं है, सीधे से बस यही समझना है BC हमको अनुपात बराबर होता है, ये 3 है, ये 1.5 दिया है, तो इसी से समझ जाना चाहिए कि ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 2.8 है तो ये 1.4 होगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात बराबर होता है, अगर एक यहाँ डबल है, ये देखो इसका डबल है तो ये भी इसका डबल है, तो इसका डबल है यानी कि इसका आधा क्या हो गया 1.4, ये इसका डबल है, देखो 1 दूना 2, 1.4 दूना 2, 1.5 दूना 3। ठीक है, तो यही होता है अनुपात बराबर होने का मतलब क्या है कि बटे वाली चीज या फिर
अनुपात यानी कि वही समझ लो यार, गुणा बराबर होगा, दोगुना है तो सब कुछ अगर एक भुजा अगर दुगनी है तो बाकी की भुजाएं भी दोगुनी ही होंगी, यही मेन मतलब है, देसी भाषा में समझो, ठीक है। तो उसी का पूरा कहानी लिख दिया गया। तो हमको पता है कि इस वाले क्वेश्चन में या फिर इस वाले में जो भी क्वेश्चंस आज मैंने कराए इस पर काफ़ी सारा आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। जिसको जो भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए, कोशिश करेंगे कि ये भी 2 पेपर तो बचे ही हैं, इसके बाद 21 वाला बचा है, कुछ लोग कह रहे तो 2015 का, अगर मिलेगा मुझे पेपर 2015 का तो मैं 2015 वाला भी सॉल्व करा दूंगा, नहीं मिलेगा तो जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना करने के बाद आप लोग जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम के द्वारा आपके लिए हमेशा खुले हैं, और टेलीग्राम तो है ही राज दरबार, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिए जो भी होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।